लोकगीत, लोकनाट्य जैसे लोक साहित्य के विभिन्न रूपों की विवेचना करें अथवा लोक साहित्य की विधाओं या रूपों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आपको BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSE 3 जो कि लोक साहित्य से संबंधित चैप्टर है, उसमें चैप्टर 2 में आपको पूछे जाएंगे यह क्वेश्चन, जिसमें चैप्टर 2 में लोक साहित्य के प्रमुख रूप लोकगीत, लोक नाट्य, लोक कथा, लोक गाथा, लोककृतियाँ के बारे में पूछेंगे। तो इसका क्वेश्चन है लोकगीत, लोक नाट्य जिससे लोक साहित्य के विभिन्न रूपों की विवेचना करें अथवा लोक साहित्य की विधाएं या रूपों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसके लिए उत्तर में लिखेंगे श्रेष्ठ साहित्य को जिस प्रकार ग्रंथ और पंथ इन दोनों विभागों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार लोक साहित्य को भी ग्रंथ एवं पंथ दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, किंतु थोड़ा अंतर उस रूप में है जो कि लोक साहित्य में श्रेष्ठ साहित्य की भांति अनेक विधाएं मिलती ही नहीं। उदाहरण के लिए जैसे श्रेष्ठ साहित्य में उपन्यास, एकांकी, स्मरण, रेखाचित्र आदि आधुनातक ग्रंथ विधाएं मिलती है, वैसे लोक साहित्य में नहीं मिलती। लोक साहित्य में तो ग्रंथ के नाम पर या लोक कथाओं को मान सकते हैं अथवा प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आने वाली मुहावरों को उनके अतिरिक्त अधिकतर वाङ्मय पंथबंध ही होता है। श्रेष्ठ साहित्य में काव्य के जितने भेद होते हैं उतने भेद लोक साहित्य में हैं। उनके विविध पृथक नामों अथवा लोक कथा प्रबंध के लिए और लोकगीत मुक्तक के लिए उके पुकारा जाता है। एक विशेष बात यह है कि परिनिष्ठित साहित्य में प्राप्त नाटक ग्रंथ रूपों में होते हैं, जबकि लोक साहित्य में के अंतर्गत प्राप्त नाटक रूप में पंथबंध होते हैं। श्रेष्ठ साहित्य के अंतर्गत लघु आकारणीय काव्य रूपों के लिए पृथक विधा निर्धारित नहीं है और इसी प्रकार लोककृतियाँ और मुहावरे जैसे साहित्य रूप भी है। परिनिष्ठित साहित्य के संबंध में इस प्रकार पाठ्य भेदक विश्लेषण के उपरांत लोक साहित्य की विधाओं का परिचय निम्न रूपों में दिया जाता है। पहला है लोकगीत, लोक गाथा, लोकनाट्य, लोक गाथा। पांचवा प्रकीर्ण साहित्य या लोक सुभूषित या प्रकीर्ण लोककृत। पहला है लोकगीत। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीतों का प्रमुख स्थान है। जनजीवन में अपनी प्रचुरता और व्यापकता के कारण इनकी प्राधान्यता स्वाभाविक है। लोकगीत की बात करें तो वह आदिकाल में जब सामाजिक चेतना का विकास हो रहा था, ऐसी स्थिति ऐसे गीतों का जन्म हुआ जिसका संबंध जीवन से था। धीरे धीरे मानव प्रकृति पर विजय पाने लगा, अतः उनके गीतों में विजय का उल्लास अभिव्यक्त होने लगा, परंतु मानव प्रकृति के विकराल रूपों से परास्त हुआ और उसके सामने समान करने का साहस उसमें कालांतर में उत्पन्न हुई। उसने संगठन का मूल्य जाना और जब उसमें सामाजिकता की आवश्यकता महसूस हुई, यही कारण है कि आदिकाल के गीतों में मानव की सामूहिक भावनाएं अभिव्यक्त हुई है। विभिन्न ऋतुओं एवं उत्सवों पर गाए जाने वाले गीतों में मानव के मन के सामूहिक श्रम, उल्लास एवं संघर्ष की गाथाएं ही है। दूसरा लोक गाथा। लोक गाथाओं का सामान्य परिचय देते हुए विभिन्न
उत्पन्न होता है कि संसार भर में प्राप्त लोक कथाओं की उत्पत्ति के विषय में कौन सा सिद्धांत कार्य करता रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह तो मोटे तौर पर माना जाता है कि यह मानव समाज का आदिम साहित्य रूप है। सामूहिक नृत्य गीतों के साथ आगे चलकर पौराणिक पात्र या देवी देवताओं से संबंधित गाथाओं भी जुड़ गई है। इस प्रकार नृत्य गीतों से समाविष्ट पौराणिक इतिवृत्त युक्त स्वरूप ही लोक कथाओं का निर्माण का मूल रूप कहा जा सकता है। कालांतर में नृत्य, संगीत और कथा इन तीनों कला रूपों का स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक विकास हुआ है। इसी आधार पर ऋग्वेद में प्राप्त कथाएं, संवाद और सूत्रों को हम भारत के प्राचीनतम लोक कथाओं के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तीसरा, लोक नाट्य। नाट्य मानव की उत्पत्ति के साथ लोक नाट्य की उत्पत्ति की कड़ी जुड़ी हुई है। यह हमारा नाट्य परंपरा का मूल उत्सव है। भारत में ही नहीं, विश्व भर में नाक नाट्य की परंपरा है। प्रत्येक देश में लोक नाट्य की अपनी परंपरा है। भारतीय लोक नाट्य की परंपरा विभिन्न में एकता में हित की चरित्रता करती है। श्री राम नारायण अग्रवाल के अनुसार कहे तो भारत में अनेक लोक नाट्य शैलियाँ प्रचलित है, किंतु इसमें विभिन्नता में एकता है। लोक नाट्य की विभिन्न शैलियाँ अपने अंचल विशेष में किसी विशेष से युक्त होने के कारण प्रसिद्ध रही है। उनके लोक नाट्य शैलियाँ में खुद धार्मिक लोक नाट्य है, कुछ लौकिक सामाजिक तो कुछ लोक नृत्य की प्रधानता लिए हुए हैं, जो खुद गीत संगीत की प्रधानता वाले हैं। इन लोक नाट्यों में कुछ ऐसी समानताएं हैं जो प्रत्येक लोक नाट्य में देखी जा सकती है। सामान्यतः लोक नाट्य परंपरा लिखित नहीं है, अतः विभिन्न शैलियों में उद्भव के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ का पाना संभव नहीं है। मात्र अनुमान तथा प्रचलित मान्यताओं के आधार पर ही उनके उद्भव के बारे में कुछ कहा जा सकता है। 4. लोक कथा। लोक के मौलिक परंपरा आने वाली कथाएं लोक कथा कहलाती है। लोक कथा किसी हृदय स्पंदी घटना पर मानव अनुभूति की सच्ची उद्देक है। उनके मानव मन की कल्पना उड़ान भी है और हृदय की सच्ची अनुभूति भी है। शिक्षित वर्ग की अपेक्षा अशिक्षित और रूढ़िवादी वर्ग में उनसे अधिक अपनाया है। युगों से मानव समुदाय में अपने चारों ओर लोक कथा की सुरसरी बहती दिखी है। उसका उद्भव और अंत कहाँ है, कोई नहीं जानता। पहले लोक कथा किसने बनाई, यह आज तक न कोई बता सकता है न बता सकेगा, परंतु यह अवश्य है कि असंख्य लोक कथाओं की परिष्कृत और परिमार्जित रूप है। परिकीर्ण साहित्य। परिकीर्ण साहित्य को कुछ लोग सुभाषित भी कहते हैं। ग्रामीण जनता अपने दैनिक व्यवहार में सैकड़ों मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ, सूक्तियों और सुभाषियों का प्रयोग करते हैं। इन मुहावरे और कहावतें में चिर सहित अनुभूत ज्ञान राशि भरा पड़ा है। उनकी अध्ययन और विश्लेषण से हमारा समाज और धार्मिक प्रथाओं का विचित्र उत्पन्न होता है। कुछ ऐसा भी सूफियों उत्पन्न होती है जिसमें नीति के वचन कहे गए हैं। घाक और भंडरी के सूतियों में ऋतु ज्ञान की बहुमूल्य सामग्री पाई जाती है। खेत और वर्षा के संबंध में घाक की उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनकी सहानुभूति का मात्रा अधिक है। घाक
की घाक को पशुओं की अच्छी पहचान थी। अच्छे या बुरे पशु की जो पहचान उन्होंने बताई यह बिल्कुल सत्य है। पालने का गीत, खेतों का गीत उसी कोटि में रखा जा सकता है। माताओं बच्चों को पालने में सुलाकर मधुर गीत गाती है। उनके सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं। बालक कोई खेल खेलते हुए भी गीत गाते रहते हैं। अंतिम विधा कोई एक विधा विशेष नहीं है। अपूर्ति सपुट प्रकार की लघु आकार या अभिव्यक्त के विविध रूपों में एक को निर्धारित कर दिया गया है। यह क्वेश्चन था लोकगीत लोक नाटक के जिसे लोक साहित्य में विभिन्न रूपों में विवेचना। तो इनके विभिन्न रूपों में विवेचना हुई। लोक साहित्य क्या है, लोकगीत क्या है आदि इनके बारे में जो कि सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स TSC 3 चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 है।